शब्दों के अध्ययन के क्रम में हम यह जानते हैं कि किसी भी शास्त्र का, किसी भी विद्या का अपना एक नितांत निजी स्वरूप होता है और ऐसी सभी विद्याएं जो शब्दों में निबद्ध हैं, उनके अपनी प्रकृति की विशेषता और उनके अपने क्षेत्र के पृथक स्वरूप के कारण उनमें एक निश्चित पारिभाषिक शब्दावली की अपेक्षा होती है। उस पारिभाषिक शब्दावली के प्रभाव से ही हम उस शास्त्र विशेष में निहित उन शब्दों के अर्थों से अवगत हो पाते हैं। नाट्यशास्त्र भी इसका अपवाद नहीं है। नाट्यशास्त्र का स्वरूप आप सभी लोग देखते हैं। नाट्यशास्त्र का अभ्युदय मानव के सामाजिक जीवन जितना ही पुराना है, और क्योंकि एक व्यक्ति स्वयं से भी संवाद कर सकता है, इसलिए यह माना जाता है कि कोई व्यक्ति स्वयं से भी संवाद करने में सक्षम होने के कारण जहां भी संवाद है, उस संवाद से नाट्य की संभावना उत्पन्न होती है। संवाद शब्दों में निबद्ध होते हैं या शब्दों के रूप में होते हैं, और उन शब्दों के माध्यम से हम रस तक पहुंचते हैं। शब्द के विषय में ये बात समझ लेनी चाहिए कि भारत में शब्द की परिभाषा, खासकर नाट्यशास्त्र और विभिन्न काव्य शास्त्रों के संदर्भ में ये बात समझनी है, ये मुख्य रूप से और सभी शास्त्रों के संदर्भ में समझनी है कि यहाँ पर शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है और शब्द केवल वैखरी मात्र तक सीमित नहीं है। वैखरी का अर्थ है जो उच्चार्यमाण शब्द होता है, बाहर से ध्वनि के रूप में श्रूयमाण होता है, सुना जाता है, कहा जाता है ध्वनि के रूप में, केवल वह शब्द मात्र नहीं है, वह उसका सबसे ऊपरी, सबसे परिधि वाला भाग होता है। वह एक आंतरिक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है और वाक का एक अंश मात्र होता है। अन्यथा यह पूरा जो जगत है यही शब्दमय है। तो इस शब्द के शब्दमय जगत में एक विशेष क्षेत्र को विशेषीकृत करके उसको समझने के लिए पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता होती है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यथा। नाट्यशास्त्र का जो अध्ययन आपने अब तक किया है, उसमें आपने पारिभाषिक शब्दों के बारे में आप जान रहे हैं। नाट्यशास्त्रीय पारिभाषिक शब्द, नाटक क्या होता है, नाटक का इतिवृत्त क्या होता है, नायक क्या होता है, नायिका क्या होती है, पूर्वरंग किसे कहते हैं, नांदी किसे कहते हैं, इन सब के बारे में संक्षेप में आप लोग अवगत ही हैं। आपको जानते हैं कि जो वस्तु, नेता और रस किसी भी रूपक में, किसी भी नाटक में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वस्तु, नेता और रस, इसमें से वस्तु सबसे पहले आती है, जिसको इतिवृत्त या कथानक भी कहते हैं, और उसमें ये तीन, वस्तु, नेता और रस, ये नाटक के तीन प्रमुख भेदक तत्व होते हैं। जो कथा वस्तु होती है उसका संबंध पात्रों से होता है और उसी से विभावित होता है अर्थ, पात्रों के माध्यम से, क्योंकि वही आलंबन और उद्दीपन विभाव बनते हैं। ये आपको ज्ञात ही होगा कि नाट्य का परम प्रयोजन जो है वो रस है। न ही रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते, ये भरत ने अपने सूत्र में, नाट्यशास्त्र में लिखा है, और फिर उन्होंने रस का स्वरूप, निष्पत्ति का स्वरूप बताया है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तो ये जो चरित्र होते हैं, जो वस्तु होती है, उसी से क्रमशः होते हैं, वस्तु नेता से रस तक जाते हैं। इसीलिए वस्तु, नेता, रसस तेषाम भेदकः जो कहा गया है। तो वस्तु, नेता एवं रस, ये तीन नाटक के प्रमुख भेदक तत्व होते हैं रूपकों के भेदन में। और कथा वस्तु का संबंध पात्रों से होता है, दर्शकों से भी होता है।
इसलिए कथा वस्तु का वर्गीकरण भी पात्र और दर्शक की दृष्टि से किया जा सकता है। इसमें से एक मुख्य कथा वस्तु होती है और दूसरी प्रासंगिक कथा होती है। मुख्य कथा को आधिकारिक कहा जाता है और जो सहायक कथा होती है वो प्रासंगिक कथा वस्तु के रूप में निरूपित की जाती है। और आप जानते हैं कि कथा वस्तु जो आधिकारिक होती है उसमें अधिकार का स्वरूप भी समझते हैं कि आधिकारिक कथा वस्तु किसको कहते हैं। तो जो प्रधान भूत कथा है उसको आधिकारिक कथा वस्तु कहा जाता है। अधिकार अधिकारी च तत्प्रभु, और जो उसका प्रभु है उसको अधिकारी कहते हैं। तो नाटक के फल पर स्वामित्व जो करना है वो अधिकार कहलाता है और उस फल के स्वामी को अधिकारी कहते हैं। नाटक का फल अधिकार है, उस फल का भोक्ता नायक अधिकारी कहलाता है। अधिकार उसे कहते हैं जहां फल के साथ स्वस्वामी भाव संबंध हो, फल का स्वामी ही अधिकारी कहलाता है। उस अधिकार या अधिकारी के द्वारा जो निवृत्त या फल प्राप्ति तक ले जाया गया है इतिवृत्त, वही आधिकारिक इतिवृत्त होता है। यह नाटक आदि रूपकों में मुख्य कथा वस्तु होती है जो नाटक के प्रारंभ से चलकर अंत तक जाती है। इसका जो फल होता है उसका भोक्ता नायक होता है। तो नायक के का फल के साथ जो स्वस्वामी भाव संबंध नामक अधिकार होता है और उसके क्रम में वो जो फल का स्वामी होता है, उसी कथा को फल प्राप्त तक ले जाने वाली कथा आधिकारिक कथा कहलाती है। तो अधिकारः फलस्वाम्यम अधिकारी च तत्प्रभु तन्निर्वृत्तम अभिव्यापी वृत्तम स्याद आधिकारिकम। ये आधिकारिक कथा वस्तु होती है जिसको 10 रूपक में समझाया गया है। और जो प्रासंगिक कथा वस्तु होती है उसके लिए क्या होता है, वो उसका होता है कथा वस्तु दूसरे अर्थात मुख्य कथा वस्तु के लिए जो निर्मित होती है, किंतु प्रसंगवश जिसका अपना प्रयोजन भी सिद्ध हो जाता है वह प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाती है। प्रासंगिकम परार्थस्य स्वार्थो यस्य प्रसंगतः सानुबंधम पताकाख्यम प्रकरीच प्रदेश भाग। जो कथा वस्तु दूसरे अर्थात आधिकारिक कथा वस्तु के प्रयोजन की सिद्धि के लिए होती है किंतु प्रसंगवश अपने प्रयोजन को भी सिद्ध करती है वह प्रासंगिक इतिवृत्त कहलाता है। और प्रासंगिक कथा वस्तु मुख्य कथा वस्तु के फल प्राप्ति तक पहुंचाने में सहायक का कार्य करती है। प्रसंगवश निष्पन्न होने वाली कथा वस्तु प्रासंगिक कथा वस्तु होती है। जैसे रामायण में सुग्रीव की कथा आती है और यह है प्रासंगिक कथा वस्तु पताका एवं प्रकरी के भेद से 2 प्रकार की होती है। सानुबंधम पताकाख्यम जो कथा किसी रूपक में आधिकारिक सानुबंध आधिकारिक कथा के समानांतर दूर तक चलती है वह सानुबंध होती है, उसे पताका कहा गया है। इस पताका कथा वस्तु का नायक भी अलग होता है जो आधिकारिक कथा वस्तु का सहायक होता है। यह मुख्य नायक से गुणों में न्यून होता है। जैसे रावण की कथा में सुग्रीव की कथा वो पताका की कोटि में आती है। प्रकरी च प्रदेश भाग, जो कथा वस्तु अल्पकाल के लिए आधिकारिक कथा के साथ चलती है वो प्रकरी कहलाती है। जैसे अनुबंधहीन होने से यह कथा थोड़ी दूर ही चलती है। इस प्रकार की कथा का अपना कोई प्रयोजन नहीं होता। प्रमुख जो नायक है उसी के चरित्र के उत्कर्ष को अभिव्यक्त करने के लिए इसका नियोजन होता है। प्रधान कथा की उपकारिका होती है जैसे जटायु की कथा। तो ये दोनों जो पताका और प्रकरी कथाएं हैं वो आधिकारिक कथा वस्तु को गतिशील बनाती हैं। तो और इस प्रकार से कथा वस्तु के 3 प्रकार हैं, आधिकारिक, पताका एवं प्रकरी। और फिर ये तीनों प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र भेद से 3 प्रकार की हो जाती है। वस्तु के अनंतर जो है नायक का क्रम आता है। नयति प्रापयति इति नायका। नी का अर्थ होता है ले जाना, ले चलना, पहुंचाना। नायक का अर्थ होता है जो कथा वस्तु को फल प्राप्ति की ओर ले जाता है। तो विभाव आदि के द्वारा सहृदय के हृदय में जो अभिव्यक्त रत आदि स्थायी भाव होता है वह ही रस होता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं बताया मैंने, आलंबन, उद्दीपन। आलंबन विभाव के द्वारा ही रस का संचार होता है जो नाटक में नायक नायिका आदि के माध्यम से होता है।
संस्कृत साहित्य में नायक का विवेचन भरत से लेकर विश्वनाथ आदि विभिन्न आचार्यों ने किया है और उनके बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं। नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षा प्रियंवदः रक्तलोकः सुचिर्वाग्मी रूढ़वंशः स्थिरो युवा बुद्ध्युत्साह स्मृति प्रज्ञा कला मान समन्विता सूरो दृढ़श्च तेजस्वी शास्त्र चक्षुश्च धार्मिका। इस प्रकार से नायक का जो सामान्य स्वरूप 10 रूपक में बताया गया है और नायक का जो नाटक का नायक है वो प्रख्यात वंश का राजर्षि धीरोदात्त प्रतापी दिव्य अथवा दिव्या दिव्य होना चाहिए। नायक के जो भेद प्रभेद के संदर्भ में आचार्यों के जो काव्य शास्त्रीय और नाट्य शास्त्रीय दृष्टिकोण है, तो नाट्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से भरत मुनि ने 4 नायक के प्रकार माने: धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित तथा धीर प्रशांत। और इनका रूपकों के भिन्न भिन्न रूपकों में इस प्रकार के नायक अलग अलग होते हैं। इसके अतिरिक्त जो दक्षिण, धृष्ट और अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट, अनुकूल और सठ, ये 4 भेद होते हैं और ये 4 और पूर्वोक्त 4 भेद मिलाकर के कुल 16 प्रकार हो जाते हैं। दक्षिण नायक ये नायिका परक विश्लेषण है, नायिका परक भेद है, वो उनके चरित्रगत भेद था उनका, ये नायिका परक भेद होता है। जो दक्षिण नायक होता है वो हो क्या होता है, एषु त्वनेक महिलासु समरागो दक्षिणः कथिता। ये जो दक्षिण नायक होता है वो एक से अधिक पत्नियों में समान अनुराग रखने वाला होता है, जैसे स्वप्न वासव दत्तम में उदयन। धृष्ट नायक होता है जो निस्संग भाव से अपराध पर अपराध करके भी लज्जित नहीं होता है, भर्त्सना करने पर भी प्रभावित नहीं होता है और झूठ बोलकर अपना अपराध छिपाने का प्रयत्न करता है। कृतागापि निस्संकस तर्जितोपि न लज्जिता, दृष्ट दोषोपि मिथ्यावाक् कथितो धृष्ट नायकः, साहित्य दर्पण में कहा गया है। रत्नावली का जो उदयन है उसको बताते हैं। अनुकूल नायक वह होता है जो एक ही नायिका में अनुरक्त रहे। उत्तर रामचरित के जो नायक राम है अनुकूल कोटि के नायक है। शठ नायक ऐसा होता है जो अनुरक्त तो किसी अन्य नायिका में होता है परंतु अनुराग जो है वो प्रकृत नायिका में दिखाता है। इस कोटि का नायक ज्येष्ठा नायिका से छिपकर कनिष्ठा से प्रेम करता है। फिर ये जो 16 प्रकार के नायक होते हैं ये उत्तम, मध्यम, अधम, इन प्रकार के भेदों से 48 प्रकार के बताए गए हैं। और नायक की जो प्रिया या नायक की पत्नी होती है, नायिका होती है, वह भी नायक के समान गुण संपन्न होती है। स्वान्या साधारण तद्गुणा नायिका त्रिधा। नायिका की भूमिका नाटक के संविधान में बहुत महत्वपूर्ण होती है और नाटकों का श्रृंगार पर रसपरक होने पर नायिकाओं की आकृति, प्रकृति, स्वभाव तथा चरित्र के विश्लेषण में विशेष ध्यान दिया जाता है। साहित्य दर्पणकार ने कहा है, नायिका त्रिभेदा स्वान्या साधारणा स्त्रीति, नायक सामान्य गुणैर्भवति यथा संभवैर्युक्ता। अपनी स्त्री, अन्य की स्त्री तथा साधारण स्त्री। और नायक के बताए सामान्य गुणों से नायिका युक्त होती है। नायिका का भी संबंध रूपक के फल के साथ रहता है। तो 3 प्रकार की नायिकाएं प्रायः बताई गई हैं। नाट्य दर्पण में नायिका के 4 प्रकार होते हैं: नायिका कुलजा, दिव्या, क्षत्रिया, पर्णकामिनी, अंतिमा, ललितोदात्ता, पूर्वोदात्ता, त्रिधा परे। भरत मुनि ने नायिकाओं के 4 भेद बताए हैं: दिव्या, नृपपत्नी, कुलस्त्री और गणिका। आचार्यों ने नायिका के मुख्यतः 3 भेद स्वीकार किए हैं: स्वीया, परकीया और साधारण स्त्री। इसके अतिरिक्त मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा के आधार पर भी भेद किए गए हैं। मुग्धा नायिका वह होती है, मुग्धा नववयः कामा रतौ वामा मृदु क्रुधि। मुग्धा नायिका नायक से मान आदि में क्रोध करते समय भी कोमल स्वभाव से युक्त होती है। मध्या नायिका यौवन से युक्त होती है। इस प्रकार की नायिका का मान चिरस्थायी नहीं होता है, वह अत्यंत लज्जा नहीं करती है। मध्योद्यत यौवनानंगा मोहांत सुरत क्षमा। मध्या भी 3 प्रकार की होती है: मध्या धीरा, धीरा धीरा एवं अधीरा मध्या। प्रगल्भा नायिका
ढीठ होती है, लज्जा रहित होती है, नायक को व्यंग्य युक्त वचनों से बीनती रहती है, अपराध होने पर वह उसे सहयोग नहीं करती नायक को। यौवनांधा स्मरोन्मत्ता प्रगल्भा दयितांग के विलीयमाने वानंदा धृतारंभेप्य चेतना। तो ये जो स्वकीय नायिका, इसी प्रकार परकीय नायिका होती है, वह स्वपरिणीता पत्नी नहीं होती है, या दो प्रकार की हो सकती है, एक अन्य की विवाहिता, दूसरी अविवाहिता या कन्या। अविवाहिता नायिका पिता आदि के वशीभूत होने के कारण परकीया कही जाती है। परकीया द्विधा प्रोक्ता, परोढ़ा कन्यका तथा। किसी अन्य नायक की विवाहिता स्त्री अन्योढ़ा कहलाती है। परोढ़ा वह है जो यात्राभिलाषिणी, कुलटा और लज्जाहीन होती है। कन्या पिता के अधीन रहने के कारण परकीया कही जाती है। अन्य स्त्री कन्यकोढ़ा से नान्योढ़ांगी रसे क्वचित कन्यानुरागमिच्छाता कुर्यादंगांगी संश्रयम। और जो साधारण स्त्री होती है तीसरे प्रकार की, वह कला चतुर प्रगल्भा धूर्त गणिका होती है। साधारण स्त्री गणिका, कला प्रागल्भ धौर्तयुक्त। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार धीरा कला प्रगल्भा स्यात् वेश्या सामान्य नायिका। इसके अतिरिक्त फिर पूर्व रंग प्रारंभ होता है नाटक में। तो पूर्व रंग सामाजिकों को पूर्व में रंजित करना होता है, जब उनको अभिमुख करना होता है, पहले ही उसमें आनंद की प्राप्ति हो जाए, उसे पूर्व रंग कहते हैं। तो नाट्यगृह में नाटक प्रारंभ होने से पूर्व जो औपचारिक क्रियाएं, नांदी पाठ आदि किए जाते हैं, उनको पूर्व रंग कहा जाता है। नाट्यशास्त्र के 5वें अध्याय में पूर्व रंग का विधान किया गया है। पूर्व रंग नाट्य प्रयोग से पूर्व समय की जो गतिविधियां होती हैं, उनमें नाट्य प्रयोग से पूर्व अनेक अनुष्ठानों का विधान किया जाता है। इनमें गीत, वाद्य, नृत्य, पाठ्य आदि का प्रयोग जवनिका के भीतर तथा बाहर किया जाता है, और इनका उद्देश्य होता है उपस्थित सामाजिकों का अनुरंजन तथा प्रयोग परीक्षण करना। तो इस प्रायोगिक विधि को पूर्व रंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह विधि नाट्य प्रयोग विधियां प्रस्तुत करने के पूर्व की जाती है। अभिनव गुप्त ने कहा है कि रंगमंच पर पूर्व प्रयोग के कारण ही इसका नाम पूर्व रंग है। धनिक ने सामाजिकों की परिपुष्टि के कारण इसे पूर्व रंग माना है। विश्वनाथ के अनुसार पूर्व रंग का प्रयोग विघ्नोपशमनार्थक होता है, क्योंकि दैत्यों ने नाटक के समय उपद्रव किया था, तो उपद्रव की रक्षा के लिए रंग पूजा विधि रखी गई थी। ये नाट्यशास्त्र में वर्णन आता है नाट्योत्पत्ति अध्याय में। तत्र पूर्वम पूर्वरंगः सभा पूजा ततः परम कथनम कवि संज्ञादेर नाटकस्याप्यथा मुखम। रामचंद्र और गुणचंद्र ने पूर्व रंग का स्वरूप मंगलाचरण आदि के कारण धार्मिक पक्ष पर बल देता हुआ माना है, परंतु इस पक्ष पर ज्यादा बल न दिया जाए तो यह विशुद्ध नाट्य प्रयोग है। इस प्रकार तुरी, तंतु, वेमा आदि के संयोग से ही पट का निर्माण होता है, उसी प्रकार गीत, वाद्य, पाठ, नृत्य आदि एक एक तत्वों के संयोग से ही प्रयोक्ता नाट्य को सफल रूप दे सकता है। इसकी सफलता की कड़ी पूर्व रंग है, जिससे प्रेक्षक, विद्वान आदि संतुष्ट होते हैं। और इसी पूर्व रंग के अनेक अंगों में एक अंग नांदी है। नांदी वह है जो नाटक के प्रारंभ में देवता, ब्राह्मण या राजाओं आदि की आशीर्वाद से युक्त स्तुति की जाती है। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देवत द्विज नृपादी नाम तस्मान नांदीति संगीता। ये साहित्य दर्पण में आया है। और आदि भरत की उक्ति है कि आशीर नमस्क्रिया रूपः श्लोकः काव्यार्थ सूचकः नांदीति कथ्यते। आशीर्वाद और नमस्कार से युक्त श्लोक नांदी कहलाता है। उसमें काव्य के कथा वस्तु का भी कथानक का भी संकेत होता है। इसमें ब्राह्मण, देवता, राजादिकों की आशीर्वचन युक्त स्तुति की जाती है। इससे लोग आनंदित होते हैं, अतः नांदी है। इसमें मंगल वस्तु, शंख, चक्र, चक्रवाक और कुमुदादिकों का वर्णन होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि सभी नर्तक बिना किसी विशेष स्वरूप रचना के मिलकर जो मंगलार्थ स्तुति करते हैं, वह नांदी कही जाती है। यह नटों का अपना कार्य और सभी नाटकों में एक समान है। किसी नाटककार को इसके लिए अपने नाटक में विशेष रचना करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यह अलग से नाटक का अंग नहीं होता। नांदी में 8, 10 या 12 पद होने चाहिए। इसमें आशीर्वाद, नमस्कार, कथा वस्तु का निर्देश हो सकता है। चतुर्थांश को पद मानने पर अभिज्ञान शाकुंतलम का जो प्रथम श्लोक है, 4 पाठ वाली नांदी है, क्योंकि यहाँ कथा वस्तु का निर्देश है, इसलिए यह
पात्रावली नांदी है। तो ये मुख्य जो वस्तु, नेता, रस, पूर्व रंग, नांदी इत्यादि के विषय में आप परिचित हैं। आगे जो सूत्रधार होता है, नेपथ्य है, प्रस्तावना है, कंचुकी है, विदूषक है, अंकास्य है और स्वगत आत्मगत है अथवा प्रकाश है। ये जो पारिभाषिक शब्द हैं, इनके विषय में भी हम लोगों को जान लेना चाहिए। तो आपने नायक, नायिका, पूर्व रंग, नांदी, ये इसके विषय में संक्षिप्त चर्चा हुई। और आप जानते हैं कि नायक के 4 भेद हैं: धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित, धीर प्रशांत। नायिका भी सुइया, परकिया, साधारण स्त्री, इस प्रकार से 3 प्रकार की बताई गई है। और उसकी क्रम में अब सूत्रधार, नेपथ्य, प्रस्तावना आदि के विषय में भी कुछ चर्चा करनी चाहिए। सूत्रधार किसे कहते हैं? शब्द से ही स्पष्ट है। सूत्रम प्रयोगानुष्ठानम धारयति इति। जो प्रयोग अनुष्ठान को धारण करता है, सूत्र को धारण करता है, जो सूत्र अर्थात रंगमंच पर होने वाले प्रयोग रूपी अनुष्ठान को संभालता है, रंगमंच पर घटित होने वाली घटना को नियमित रूप से संचालित करता है, वह सूत्रधार होता है। वह रंगमंच का अधिष्ठाता होता है। प्रस्तावना में मुख्य रूप से उपस्थित होकर नाटक का प्रारंभ करता है तथा नाटकीय पात्रों को निर्देश देता है। नांदी पाठ भी वह करता है। सूत्रधारा पठेन नांदीम। नांदी पाठ सूत्रधार ही करता है। सूत्रधार का अर्थ है जो सूत्र को धारण करता है, सूत्र को धारण करने वाला। रंगमंच पर अभिनय नाटक के कथा सूत्र की अवतारणा करने वाला व्यक्ति ही सूत्रधार कहा जाता है। सूत्रधार की अनेक व्याख्याएं विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। तो नाट्य का जो अनुष्ठान है उसी को सूत्र कहा गया है। आपने नाट्यस्य यद अनुष्ठानम तत्सूत्रम स्यात् सबीजकम। और उस सूत्र का धारक तथा मंच के अधिष्ठित देवता का समर्थक ही सूत्रधार होता है। नाट्यस्य यद अनुष्ठानम तत्सूत्रम स्यात् सबीजकम रंगदैवत पूजाकृत सूत्रधार इति स्मृतः। अर्थात बीज सहित नाटक के अनुष्ठान को सूत्र कहते हैं। सूत्र की परिभाषा क्या है? नाट्यस्य यद अनुष्ठानम तत्सूत्रम स्यात् सबीजकम। सबीजक नाट्य का जो अनुष्ठान है वह सूत्र है, और उसको धारण करने वाला अर्थात उसका संचालन करने वाला सूत्रधार होता है। रंग दैवत पूजाकृत तथा रंगमंच के जो अधिष्ठात्र देवता हैं उनकी पूजा करने वाला होता है। सूत्रधार स्मृतः, उसे सूत्रधार कहते हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथमांक में नांदी पाठ समाप्त होते ही सूत्रधार प्रवेश करता है। नान्द्यन्ते सूत्रधारः नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य आर्ये यदि नेपथ्य विधानम अवसितम इतस्तावत् आगम्यताम आदि कहता है। संगीत सर्वस्वकार ने कथा सूत्र का आदि प्रवर्तक होने के कारण ही इसके कर्ता व्यक्ति विशेष को सूत्रधार कहा है। वर्तनीयतया सूत्रम प्रथमम येन सूच्यते रंगभूमिम समाक्रम्य सूत्रधारः स उच्यते। जो नाट्योपकरण हैं वही सूत्र हैं और उन्हें ही धारण करने वाला व्यक्ति ही सूत्रधार कहा जाता है। नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते। सूत्रम धारयति इत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते। नाट्य के जो उपकरण हैं वही सूत्र कहे जाते हैं और वो सूत्रों को धारण करता है, पकड़ कर रखता है और उनको एक योजना के अंतर्गत संचालित करता है, इसलिए उसको सूत्रधार कहा जाता है। सामान्य अर्थों में समझना हो तो यह कहा जा सकता है कि जैसे
कठपुतली के नृत्य सूत्र के माध्यम से होते हैं। कौन सा पात्र क्या कब सक्रिय होगा, क्या कहेगा, यह सूत्रों के माध्यम से पीछे उसको संचालित किया जाता है। उसी प्रकार जो नाटक या रूपक का सूत्रधार होता है, वह उस नाट्य प्रयोग के उस प्रयोगानुष्ठान को संचालित करता है, उसके समस्त सूत्रों को अपने हाथ में रखता है और उनके माध्यम से संचालित करता है, सूत्रों को धारण करते हुए, इसलिए उसे सूत्रधार कहा जाता है। मात्रगुप्त एक नाट्याचार्य हुए हैं। चातुरातोद्य निष्णातो नेक भूषा समावृतः नाना भाषण तत्वज्ञो नीति शास्त्रार्थ तत्वविद नाट्य प्रयोग निपुणो नाना शिल्प कलान्वितः एवं गुण गणोपेता सूत्रधारो विधीयते। सूत्रधार को उन्होंने इस प्रकार से परिभाषित किया गया। चतुरातोद्य निष्णातो, आतोद्य में निष्णात, नेक भूषा समावृतः नाट्य प्रयोग निपुणो नाना शिल्प कलान्वितः नाना भाषण तत्वज्ञो नीति शास्त्रार्थ तत्वविद एवं गुण गणोपेता सूत्रधारो विधीयते। इसको सूत्रधार कहते हैं। दस रूपक कहते हैं, दूसरा रूपककार कहता है पूर्व रंग विधायादौ सूत्रधारे विनिर्गते प्रविश्य तद्वदपरः कव्यमास्थापयेन् नटः। अर्थात आरंभ में पूर्व रंग का कार्य करके सूत्रधार चला जाता है और फिर उसी के जैसा नट कहते हैं जो नटन करता है, जो अभिनेता होता है, वो प्रविष्ट होकर काव्यम स्थापयेन् नटः, काव्य की स्थापना करता है। नाट्य मंडप के विघ्नों की शांति के लिए अभिनय वस्तु जो है, अभिनय वस्तु यानी जो प्रयोग किया जाने वाला है, उसके प्रयोग से पहले अभिनेता जो लोक मंगल आदि करते हैं वह पूर्वरंग कहलाता है। नाट्य शास्त्र का जब नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई तो इंद्रध्वज महोत्सव में पहला नाटक उसका प्रयोग किया गया और उसके प्रयोग से जो प्रमुख दानव थे वो उससे क्षुब्ध हो गए और फिर उन्होंने विघ्नों के साथ मिलकर उसमें विघ्न उपस्थित किया। उसके क्रम में अनेक घटनाएं हुई। इंद्र ने फिर जर्जर के प्रहार से उनको दूर किया और इसके पश्चात उसकी आवश्यकता समझी गई कि एक नाट्य मंडप बनाया जाए। फिर नाट्य मंडप में भी विघ्न उत्पन्न हुए तो उसके लिए फिर आगे अन्य अनेक उपक्रम आचार्य ब्रह्मा के द्वारा बताए गए। तो ये एक नाट्य की उत्पत्ति के क्रम में ये कथानक है और इसलिए नाट्य मंडप के विघ्नों की शांति के लिए अभिनय वस्तु के प्रयोग से पहले एक पूर्व रंग किया जाता है, जो रंग पूजा, रंग दैवत पूजा की जाती है। तो जो अभिनेता पहले लोक मंगल आदि करते हैं वो पूर्व रंग कहलाता है। तो नाट्य शास्त्र में विस्तृत वर्णन है। गायक, वादक, नटी, नट, सभापति, सामाजिक सभी का मनोरंजन किया जाता है और नाटक के प्रयोग से पहले वहां जो गीत वाद्य आदि का कार्य किया जाता है वही पूर्व रंग कहलाता है। इसके प्रत्याहार आदि 12 अंग होते हैं जिनमें नांदी तथा प्ररोचना आदि भी है, यानी पूर्व रंग के जो प्रत्याहार आदि 12 अंग होते हैं जिनमें नांदी और प्ररोचना की भी गणना की गई है। सूत्रधार वह प्रमुख नट है जो रंगमंच पर किसी नाटक आदि के अभिनय का प्रबंध करता है, वो एक तरीके का स्टेज मैनेजर होता है। सूत्रम प्रयोगानुष्ठानम, प्रारंभ में ही बताया गया था, सूत्रम प्रयोगानुष्ठानम धारयति इति सूत्रधारा। स्थापक या सूत्रधार, अब एक ये भी एक चर्चा या शंका होती कि स्थापक और सूत्रधार ये भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं या एक ही व्यक्ति होता है, इस पर मत भेद दिखता है। 10 रूपक तथा साहित्य दर्पण से यह प्रतीत होता है कि ये 2 व्यक्ति होते हैं। साहित्य दर्पण से यह भी विदित होता है कि कालांतर में एक ही व्यक्ति दोनों कार्य करने लगा था। अभिनव भारती के अनुसार तो सूत्रधार पूर्व रंग का कार्य करके बाहर चला जाता था और फिर वही स्थापक के रूप में प्रवेश करता था, अतः पूर्व रंग का कार्य सूत्रधार करता है। इस प्रकार सूत्रधार के विषय में आपने विभिन्न जो प्रयोगों की स्थिति रही है उसके बारे में देखा। संक्षेप में कहना हो तो यही कहेंगे कि सूत्रम प्रयोगानुष्ठानम धारयति इति सूत्रधारः। जो सूत्र को, अर्थात सूत्र कहते हैं प्रयोग रूपी अनुष्ठान को,
उसको जो धारण करता है उसको सूत्रधार कहते हैं। और इसको स्पष्ट करते हुए समझेंगे तो कहेंगे कि नाट्यस्य यद अनुष्ठानम तत्सूत्रम स्यात् सबीजकम। बीज के सहित जो नाट्य का अनुष्ठान है उसको सूत्र कहा जाता है। और उस रंग दैवत पूजा कृत, उसको करने वाला, उसको धारण करने वाला और रंग देवता की पूजा करने वाला सूत्रधार के रूप में स्मरण किया गया है। अब जब सूत्रधार के अंतर एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है नेपथ्य, जो सामान्य वार्तालाप में भी बहुत प्रसिद्ध होता है। तो रंगमंच पर अभिनेता लोग जिस स्थान पर उपयुक्त वेशभूषा इत्यादि धारण करते हैं उसे नेपथ्य कहा जाता है। या जो स्टेज होता है उसके पीछे जो पर्दा लगा होता है, कुशी लव कुटुंबकस्य गृहम नेपथ्यम उच्यते। कुशी लवों का जो कुटुंब होता है, पूरा परिवार होता है उनका, उनका जो गृह है जहां वो रह करके संचालन करते हैं, सब कार्य करते हैं, उसको नेपथ्य कहा जाता है। जवनिका अर्थात पर्दे के भीतर बैठे हुए पात्रों द्वारा जो दर्शकों को दी जाने वाली कथा वस्तु को चूलिका कहते हैं। कुछ विद्वानों ने इसी को नेपथ्य की संज्ञा दी है। नेत्रों के लिए जो पथ्यभूत होता है वह नेपथ्य है। मंच का पिछला भाग जहां अभिनेता एवं अभिनेत्रियां वेशभूषा इत्यादि धारण करते हैं वो नेपथ्य गृह कहा जाता है, जो अपनी साज सज्जा तथा रसमयता के कारण नेत्राकर्षक तो होता ही है। चूलिका के संदर्भ में धनंजय ने 10 रूपक में कहा है कि अंतर जवनिका संस्थैश चूलिकार्थस्य सूचना। जवनिका के अंदर में स्थित जनों के द्वारा जो सूचना दी जाती है वो अर्थ की वो चूलिका होती है। नेपथ्य में स्थित पात्र के द्वारा अर्थ अर्थात कथा वस्तु की सूचना चूलिका कहलाती है। नेपथ्य पात्रेण अर्थ सूचनम चूलिका। नेपथ्यस्थ जो पात्र होता है उसके द्वारा जो कथा वस्तु से संबंधित अर्थ की सूचना दी जाती है वह चूलिका है। नाट्य दर्पणकार का कहना है कि सा चूडेव चूलिका रंगाभिनयार्थस्य नेपथ्य पात्रोक्ते शिखा कल्पत्वात्। अर्थात नेपथ्य वचन क्योंकि नाटकीय कथा वस्तु की शिखा के समान होता है इसलिए उसे चूलिका या चूला कहते हैं। रंगाभिनयार्थस्य नेपथ्य पात्रोक्ते शिखा कल्पत्वात्। जो नेपथ्य का पात्र है उसकी उक्ति रंग अभिनय अर्थ के लिए शिखा कल्प होती है, शिखा के समान होती है, इसलिए चूला के समान होती है, इसलिए उसको चूलिका कहा जाता है। नेपथ्य की कुछ अन्य परिभाषाएं जो भरत ने एक उनका वाक्य रंगाद बहिस्तु नेपथ्यम, भरत ने कहा है आकल्प वेशौ नेपथ्यम प्रतिकर्म प्रसादनम, ये अमरकोश में आया है। इस प्रकार नेपथ्य शब्द में वेश धारण करना, वेश धारण करने का स्थान तथा पर्दा, ये उससे अभिप्राय प्रकट होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में नेपथ्य के माध्यम से अनेकशः कथा वस्तु की सूचना दी गई है। चतुर्थ अंक में दुर्वासा को अनन्य मानसा शकुंतला द्वारा प्रणाम न किए जाने पर दिए गए शाप की सूचना किस प्रकार दी गई है उसे आप स्मरण कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ? नेपथ्ये आह अतिथि परिभाविनी विचिन्तयन्ती यमनन्य मानसा तपोधनम वेत्सिनमामुपस्थितम स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम इव। अन्य मानसा होकर जिसका तुम चिंतन कर रही हो और उपस्थित हुए मुझ तपोधन को नहीं पहचान रही हो, सा त्वाम न स्मरिष्यति, वह तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा, बोधितः अपि, बताए जाने पर भी नहीं तुमको पहचान पाएगा। जैसे कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृताम, वैसे किसी प्रमत्त द्वारा पहले कही हुई कहानी का वो फिर स्मरण नहीं कर पाता। इसी प्रकार एक अन्य प्रसंग है वहां पर नेपथ्य, जो अन्य रमणीय उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से आप देख सकते हो
प्रसिद्ध नाटक है। प्रथमांक में महाराज दुष्यंत को आश्रम मृग के वध से निवारित करने हेतु 3 वैखानस नैपथ्य से बोलते हैं। नैपथ्ये भो भो राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्या न खलु बाणः सन्निपात्यो यमस्मिन् मृदूनि मृग शरीरे पुष्प रासा विवाग्नि कबत हरिणिका नाम जीवितम चातिलोलम क्वच निशित निपाता वज्रसारा सरास्ते। इस प्रकार नेपथ्य से सूचना दे करके कथानक को आगे बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण, कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाने में नेपथ्य की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। नेपथ्य लिख करके और फिर ये कहा जाता है कि पीछे से सूचना दी जा रही है, उसका ये भाव होता है कि नेपथ्य स्थित पात्र के द्वारा वो उसकी सूचना की जाती है। उसका महत्व इतना ज्यादा होता है कथानक के आगे बढ़ाने में कि चूडेव चूलिका नेपथ्य पात्रेण अर्थ सूचनम चूलिका, और उसको चूड़ा के समान माना जाता है। रंगाभिधेय अर्थ से नेपथ्य पात्रोक्ते है शिखा कल्पत्वात्, उसको शिखा चोटी के समान माना गया है, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रस्तावना भी एक पारिभाषिक शब्द है। प्रस्तावना में जब सूत्रधार नटी, विदूषक अथवा पारिपार्श्विक के साथ अपने नाटकीय कथानक के निर्देश को बतलाने के लिए, प्रकट करने के लिए विचित्र वाक्यों के द्वारा वार्तालाप करते हैं प्रारंभ में ही, तो उसे प्रस्तावना अथवा आमुख कहा जाता है। नटी होती है, विदूषक होता है अथवा पारिपार्श्विक होते हैं, और प्रारंभ में जब ये आता है सूत्रधार और वो वार्तालाप करता हुआ उसका प्रसंग उपस्थित करता है। नाटकीय कथानक के निर्देश को बतलाने के लिए विचित्र वाक्यों के द्वारा वार्तालाप करता है, और जिससे कि जो सहृदय सामाजिक हैं वो उसकी ओर आकर्षित हो जाए, उनमें जिज्ञासा का भाव उत्पन्न हो जाए, तो उसे प्रस्तावना या आमुख कहा जाता है। नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विक एव वा सूत्रधारेण सहिता संलापम यत्र कुर्वते। प्रारंभ में आते हैं, उनमें नटी हो सकती है, विदूषक हो सकता है, पारिपार्श्विक हो सकता है, सूत्रधारण के साथ उपस्थित होते हैं वहां मंच पर और वार्तालाप करते हैं। कैसे वार्तालाप करते हैं? चित्रैर्वाक्यैः स्वकार्योत्थैः प्रस्तुताक्षेपिभिर्मिथा, जो प्रस्तुत किया जाना है उसको बताने के लिए विचित्र वाक्यों के द्वारा। आमुखम तत्तु विज्ञेयम नामना प्रस्तावनापि सा, उसको आमुख कहते हैं और प्रस्तावना भी कहते हैं। अभिनेताओं के संस्कृत प्रचुर वाचिकाभिनय प्रधान भारतीय नाट्यवृत्ति के 4 अंग प्ररोचना, वीथी, प्रहसन और प्रस्तावना होते हैं। प्रस्तावना को ही आमुख कहा जाता है, और प्रस्तावना के 5 भेद उद्घात्यक, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तक तथा अवगलित होते हैं, जिनमें से किसी एक का ही प्रयोग रूपक में विशेष रूप से किया जाता है। रामचंद्र गुणचंद्र ने, जो नाट्य दर्पण के रचनाकार हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में आमुख की व्याख्या की है। विदूषक नटी मार्शैः व्यस्तैः समस्तैर्वा सह सूत्रधारस्य सूत्रधार गुणानुकारस्य वा नाट्यार्थस्य स्थापना कर्तुः स्थापकस्य प्रस्तुतस्य काव्यार्थस्याक्षेपि उपस्थापकं भाषणम् वक्रोक्तैः साक्षात् विवक्षितार्थस्य प्रतिपादकैः स्पष्टोक्तैः साक्षात् विवक्षितार्थ प्रतिपादकैः यत् स्वस्याभिप्रायोत्कीर्तनं तदामुखम् आंग मर्यादायां तेन मुखसंधिं संप्राप्य निवर्तते। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक में नटी के गायन से प्रस्तावना समाप्त होती है। तव आस्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसः। एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा। कंचुकी एक अन्य शब्द है। कंचुकी नाट्य प्रयोगों में, रूपकों में दिखता है, और प्राचीन
अंतःपुर के प्रबंधन में इसका विशेष महत्व होता था। कंचुकी का शाब्दिक तात्पर्य है कंचुक से युक्त कोई विशेष व्यक्ति। कंचुकम अस्य अस्ति इति कंचुकी। राज दरबारों में सेवकों के द्वारा पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के परिधान, या जिसको झिंगोला कह सकते हैं, को ही कंचुक कहा जाता था। पारिभाषिक दृष्टि से अंतःपुर में संचरण करने वाले गुण समूह से विभूषित तथा समस्त दायित्वों के निर्वाह में दक्ष वृद्ध ब्राह्मण को कंचुकी कहा जाता है। वस्तुतः यह राजा की अंतःपुर कामिनियों का संरक्षक होता है। अंतःपुर का संरक्षक होता है। ब्राह्मण होने के कारण सात्विक होना तथा वृद्ध होने के कारण काम आदि दोष विवर्जित होना, ये कंचुकी की दो विशेषताएं होती हैं। आचार्य भरत ने लिखा है, अंतःपुर चरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः सर्व कार्यार्थ कुशलः कंचुकीत्यभिधीयते। अंतःपुर के प्रबंधन में सहकार करना, वहां की क्रियाकलाप को के संचालन में, राजा का प्रबंधन में राजा का सहयोग करना, ये कंचुकी का कार्य हुआ करता था। अंतःपुर में उसका प्रवेश रहता था। वो अंतःपुर का चर होता था, वृद्ध होता था, विप्र होता था और गुण समूह से अन्वित होता था। जो अपेक्षित गुण समूह हैं उनसे अन्वित होता था। सर्व कार्यार्थ कुशला, सभी प्रकार के कार्यों में और उनके प्रयोजन के निष्पादन में लक्ष्य सिद्धि में कुशल होता था, जो वहां से संबंधित होते हैं, उसको कंचुकी यह कहा जाता है। मातृगुप्ताचार्य ने कंचुकी के विषय में कहा है कि ये नित्य सत्य संपन्ना, ये उसके अपेक्षित गुण है। जो नित्य ही सत्य से संपन्न है, सत्यनिष्ठ होता है। काम दोष विवर्जिता, ये अन्य प्रमुख गुण है। काम दोष से सर्वथा रहित होता है। ज्ञान विज्ञान कुशला, सैद्धांतिक और व्यवहारिक जो ज्ञान है, कलाएं हैं, उनमें दक्ष होता है। कंचुकीयास्तु ते स्मृता, और वो कंचुक को धारण करने वाले होते हैं, उनको कंचुकी कहा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 5वें अंक के प्रारंभ में ही कर्ण शिष्यों के आगमन की सूचना लेकर कंचुकी राजा दुष्यंत के पास आता है और वो कहता है, अहो नु खलु ईदृशीम अवस्थाम प्रतिपन्नोस्मि आचार इत्यवहितेन मया गृहीता या वेत्र यष्टिरवरोध गृहेषु राज्ञः काले गते बहुतिथे मम सैव जाता प्रस्थान विकलो गते रवलंबनार्था। कंचुकी के अतिरिक्त एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण जो पात्र होता है वो विदूषक होता है। विदूषक कहते हैं विशेषण दूषयति इति विदूषका, जो दूषण कला में दक्ष हो उसे विदूषक कहते हैं। यह कथानायक का सार्वकालिक मित्र होता है, जो शारीरिक चेष्टाओं तथा वार्तालाप से हास्य उत्पन्न करता है। यह अंतःपुर में लड़ाई लगाने वाला, मुंह देखी बातें करने वाला तथा पेटू होता है। विदूषक में विदूषण संबंधी शारीरिक, मानसिक एवं वाचिक क्रियाओं का सामंजस्य होता है। शरीर से यह प्रायः बौना, दंतुल, कुबड़ा, टेढ़े मुंह वाला, गंजे सिर वाला तथा पीली आंखों वाला होता है। वामनो दंतुरा कुब्जो द्विजिह्वो विकृताननः खलति पिंगलाक्षश्च सविधेयो विदूषका। यह नाट्य शास्त्र में कहा गया। छोटे कद का हो, दंतुर हो, कुबड़ा हो, द्विजिह्व हो, विकृतानन हो, टेढ़े मुंह वाला हो, पिंगलाक्ष हो, ऐसा व्यक्ति जो है विदूषक बनाया जाता है। वो कथानायक का सार्वकालिक मित्र होता है। उसका प्रमुख उद्देश्य अपने कार्यों, वेशभूषाओं, शारीरिक चेष्टाओं तथा बातों से हास्य की सृष्टि करना होता है। अंतःपुर के वातावरण में वह प्रायः कलह कराने में भी रुचि लेता है। इसी प्रकार पेटूपन, स्वार्थ भाव तथा मुंह देखी बात करना भी विदूषक की विशेषता होती है। साहित्य दर्पण में कहा गया है कि कुसुम वसंताद्यभिधा
कर्म वपुर्वेश भाषाद्यै हास्यकरः कलह रतिर्विदूषकः स्यात् स्वकर्मज्ञः। अपने काम को जानने वाला होता है, कलह कराने में जिसकी विशेष रीति होती है, हास्य को उत्पन्न करने वाला होता है, अपने काम, शरीर, वेश, भाषा आदि के द्वारा वो हास्य को उत्पन्न करता है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के द्वितीय अंक के प्रारंभ में ही जो माधव्य वहां के विदूषक हैं उनका चित्रण हुआ है। वो राजा दुष्यंत की आखेट प्रियता से ऊब गया है। विदूषकः निःश्वस्य भोदिष्टम एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन निर्विण्णोस्मि, यह कहता है वो। विदूषक कुपित वधूजन के मान को भंग करने वाला भी होता है। पंचम अंक में कार्यभार से श्रांत राजा और विदूषक के कानों में जब मधुर गीति ध्वनि पड़ती है तो राजा के मनोविनोदार्थ विदूषक कहता है, कल विशुद्धाया गीते स्वर संयोगः श्रूयते जाने तत्र भवति हंस पदा वर्ण परिचयम करोति थी। राजा गीत का तात्पर्यार्थ समझकर कहता है, सकृत कृत प्रणयो यं जनः तदस्या देवीं वसुमतीमंतरेण महादुपालंबनम गतोस्मि सखे माधव्ये मदवचनादुच्यताम हंसपदिका निपुण मुपालब्धोस्मि इति। और यह कहकर वह विदूषक को उसे नागरिक वृत्ति समझाने के लिए भेज देता है। यह सुनकर विदूषक का गति कहकर चला जाता है। इसी प्रकार मातली ने भी राजा में वीर भाव की जागृति के लिए विदूषक का आश्रय लिया है। अतः यह स्पष्ट है कि विदूषक न केवल मनोविनोद अपितु कथा सूत्र की प्रगति में भी, नायक के स्वभाव के उत्थान में भी अपना योगदान करता है, उसमें सहायक होता है। जैसा कि विज्ञान शाकुंतलम नाटक के पंचम और द्वितीय अंक में अभी उसके संदर्भ से बताया गया है। एक अन्य शब्द होता है अंकास्य। संधि विच्छेद, आस्य कहते हैं मुख को, अंकास्य को अंक मुख भी कहते हैं। जब किसी अंक के अंत में प्रविष्ट पात्रों द्वारा आगे आने वाले जो विच्छिन्न या असंबद्ध अंक हैं उनके अर्थ या कथानक की सूचना दी जाती है तो उसे अंकास्य कहते हैं। एंटिसिपेटरी सीन जिसको कहा जाता है। धनंजय ने अंकास्य के विषय में कहा है कि अंकांत पात्रैरंकास्यम छिन्नांकस्यार्थ सूचनात्। जो विच्छिन्न अंक है उसके अर्थ की सूचना अंक के अंत में पात्रों के द्वारा दी जाती है, उसको अंकास्य कहते हैं। जहां एक अंक की समाप्ति के समय उस अंक में जो आए हुए पात्र हैं उन प्रयुक्त पात्रों के द्वारा किसी अन्य अर्थ की कथा वस्तु की सूचना दी जाए, वहां अंकास्य या अंकमुख होता है। भरत के अनुसार विश्लिष्ट मुखम अंकस्य स्त्रिया वा पुरुषेण वा यत्र संक्षिप्यते पूर्व तदंक मुखम इष्यते। शारदा तनय जो भाव प्रकाशन के रचनाकार हैं वो थोड़े भिन्न बात कहते हैं। वो कहते हैं पूर्वांकांत प्रविष्टैर यदुत्तरांकार्थ सूचनम पूर्वांकार्थ अनुवृत्त्यर्थम तदंकास्य मुदीरितम। जहां पूर्व अंक की समाप्ति के समय उस अंक में प्रविष्ट पात्रों के द्वारा पूर्व अंक के कथा वस्तु की अनुवृत्ति के लिए उत्तरवर्ती अंक के अर्थ की सूचना दी जाए, उसे अंकास्य कहते हैं। तो शारदा तनय ने सूत्रणम सकलांकानाम गेयम अंक मुखम बुधई यह कहा है, अर्थात समस्त अंकों का सूत्रण विद्वानों द्वारा अंकमुख कहा जाता है। ये इस प्रकार से अंकमुख को स्पष्ट किया है। महावीर चरितम जो भवभूति द्वारा रचा हुआ नाटक है उसमें इसका उदाहरण देखना चाहिए। इसमें सुमंत्र कुछ लोगों को वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा शतानंद के पास चलने का आग्रह करता है। वह सुमंत्र अंक के अंत में, और अगले अंक में वही वशिष्ठ आदि मंच पर बैठे दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार भावी अर्थ की सूचना पूर्वांक के अंत में ही मिल जाती है। नाट्य दर्पण के अनुसार अंकास्य तथा अंकमुख एक ही है। भाव प्रकाशन का लक्षण भी इसके समान ही है, किंतु वहां अंकास्य के साथ साथ अंकमुख का पृथकशः वर्णन किया गया है।
साहित्य दर्पण ने थोड़ा भिन्न मार्ग लिया है। यहाँ पंचम अर्थोपक्षेपक को और पंचम अर्थोपक्षेपक को अंकमुख माना गया है। और जिसका लक्षण क्या है? जहां एक अंक में अन्य अंकों की कथा की सूचना दी जाती है और जो बीजार्थ को प्रकट करने वाला होता है। 10 रूपक का जो अंकाश का लक्षण है और वह उदाहरण है अंकाश से 10 रूपक कार ने भी नाट्याचार्यों के अनुसार 10 रूपक का जो अंकाश है वह अंकावतार के अंतर्गत आ जाता है। भाव प्रकाशन तथा साहित्य दर्पण का अनुशीलन करने से प्रतीत होता है कि इनसे पूर्व जो अंकाश और अंकमुख ये दोनों पृथक पृथक लक्षण के रूप में आने लगे होंगे, ऐसा उसके देखने से अवगत हो सकता है। अब एक स्वगत या आत्मगत भी प्रायः नाटकों में दिखता है पढ़ते समय, रूपकों में, जहां रंगमंच पर स्थित पात्रों की दृष्टि से कथा वस्तु को सुनाने या सुनने के आधार पर, रंगमंच पर स्थित पात्रों की दृष्टि से, इसको थोड़ा देखिएगा, रंगमंच पर जो पात्र स्थित हैं उनकी दृष्टि से कथा वस्तु को सुनाने या सुनने के आधार पर अश्राव्य, सर्वश्राव्य या नियतश्राव्य 3 प्रकार बताए गए हैं, 3 भेद बताए गए हैं। मंच पर उपस्थित है पात्र, अब वो जो कथा वस्तु का क्रम चल रहा है उसमें वो अश्राव्य है दूसरों के लिए, सर्वश्राव्य है सबको सुनाई देने के लिए है, या कुछ निश्चित लोगों को सुनाई देने के लिए। इस आधार पर 3 भेद बताए गए हैं। न श्राव्यम श्रावयितुम योग्यम इति अश्राव्यम, जो सुनाने कथा वस्तु, जो कथांश या संवाद किसी भी आत्मेतर स्वयं से अतिरिक्त किसी व्यक्ति को सुनाने योग्य न हो, उसे अश्राव्य कहा जाता है। इस संदर्भ में यह विचारणीय है कि मुख से व्यक्त होने वाणी, जो मुख से व्यक्त होने वाली वाणी ही सुनने योग्य होती है, लेकिन मैंने अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि व्यक्ति आत्म स्वयं से भी वार्तालाप कर सकता है और वह वार्तालाप वह ध्वनि के रूप में, वैखरी के रूप में बाहर उच्चार्यमान नहीं भी हो सकता है। स्वयं मन ही मन से जब बात करता है, अपने आप से ही जब बात करता है, तो मुख से व्यक्त होने वाली वाणी ही सुनने योग्य होती है। इसलिए कोई बात अश्राव्य तभी होगी जब वह मुख से वैखरी के रूप में अभिव्यक्त न की जाए। वाक्य अनेक प्रकार माने गए हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तो मध्यमा के स्तर तक जो है वो आभ्यंतर रहता है, व्यक्ति के अंदर ही रहती है, विचार विमर्श के स्तर पर रहती है। लेकिन वैखरी तब कहा जाता है जब वो वाग यंत्र के माध्यम से अभिव्यक्त, ध्वनि के रूप में अभिव्यक्त होती है और बाहर सुनाई देती है। अश्राव्य कथा में वस्तुतः ऐसा होता है कि कोई बात मुख से अभिव्यक्त नहीं की जाती है, क्योंकि अश्राव्य संवाद विचार अथवा चिंतन के रूप में मन में ही स्फुरित होकर मन में ही रह जाता है। फलतः संबद्ध पात्र को ही उसकी अनुभूति होती है जिसके मन में वह चल रहा होता है, और मुंह से अभिव्यक्त न होने के कारण, वैखरी के द्वारा वो ध्वनि के रूप में उच्चरित न होने के कारण उसके सुने जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिए प्राचीन नाट्याचार्यों ने अश्राव्य को स्वगत अथवा आत्मगत की संज्ञा दी है, जिसका तात्पर्य है स्वस्मिन आत्मनि मनस एव गतम स्थितम स्वगतम, अर्थात जो मन में ही स्थित और नियंत्रित हो, व्यक्त न हो, वह स्वगत होता है। नाटक में उसको एक विशेष प्रकार की संरचना के द्वारा अभिव्यक्त करना पड़ता है, क्योंकि वहां कोई पात्र उसको बोलता है, लेकिन ऐसा स्वरूप प्रकट किया जाता है स्वगत कह करके, स्वगत, यह संवाद स्वगत है, जिससे कि सभी लोग जान लें कि यह व्यक्ति अपने मन में ही बात कर रहा है, अपने आप से ही इस वार्तालाप को कर रहा है। साहित्य दर्पणकार ने कहा है, अश्राव्यम खलु यद वस्तु तदहि स्वगतम मतम, जो वस्तु, कथा वस्तु या सूचना अश्राव्य होती है वही स्वगत कही जाती है। जो बात रंगमंच पर स्थित अन्य अभिनेताओं को
सुनाने योग्य नहीं होती, अन्य पात्रों को सुनाने योग्य नहीं होती, उसे अश्राव्य या स्वगत अर्थात आत्मगत कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है रंगमंच पर स्थित जो साथ के पात्र या अभिनेता हैं वे उस बात को न सुन सकें, उसको केवल श्रोता ही सुन सकें। शाकुंतल के तृतीय अंक में स्वगत के विषय में आप देख सकते हैं, जब शकुंतला आत्मगतम बलवान खलु मे अभिनिवेशः इदानीम अपि सह सहितयोर्न शक्नोमि निवेदयितुम, आचार्य धनंजय ने इसी दृष्टि से परिभाषा दी है, अश्राव्यम स्वगतम मतम। प्रथम अंक में भी अभिज्ञान शाकुंतलम के स्वगत का उदाहरण मिलता है, जिसमें शकुंतला स्वगत स्वरूप में कहती है कि किन्नु खल्विमं प्रेक्ष्य तपोवन विरोधिनो विकारस्य गमनीयास्मि संवृता। किन्नु खल्विमं प्रेक्ष्य तपोवन विरोधिनो विकारस्य गमनीयास्मि संवृता। इस प्रकार लोक वृत्त का अनुकरण करने के लिए ही अभिनय में इन उक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये नाट्य के धर्म स्वभाव हैं, इनके प्रयोग से नाट्य में स्वाभाविकता रहती है। तो जहां एक तरफ स्वगत होता है वहीं एक दूसरी तरफ प्रकाश भी होता है। सर्वेभ्यः मंच स्थितेभ्यः पात्रेभ्यः श्राव्यम श्रावणीयम इति सर्वश्राव्यम, अर्थात मंच पर विद्यमान समस्त पात्रों को सुनाने योग्य जो कथा वस्तु या संवाद हो उसे सर्वश्राव्य कहते हैं। इसी को प्रकाश भी कहते हैं। सर्वश्राव्यम प्रकाशम स्यात्, इस प्रकार से साहित्य दर्पण में इसका स्वरूप को प्रकट किया गया है। सर्व जो सबको सुनाई दे, सबको सुनाने योग्य हो, वो प्रकाश कहा जाता है। जो कथानक, जो कथा वस्तु, जो बात सबको सुनाने योग्य हो उसे प्रकाश या सर्वश्राव्य कहते हैं। नाटकों में प्रकाश इस रंगमंची निर्देश का प्रयोग स्वगत के संवाद के पश्चात किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यहां तक संवाद आत्मगत था और अब इसके पश्चात ये सबको सुनाकर बोला जाना है। वैसे तो जहां पर किसी प्रकार का रंगमंचीय निर्देश नहीं होता वह संवाद भी सर्वश्राव्य होता है। साहित्य दर्पण में नाट्य धर्म के स्थान पर नाट्योक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। वस्तुतः ऐसा प्रयोग होता है कि अवस्थानुकृति ही नाट्य है। इसमें लोक वृत्त का अनुकरण किया जाता है। लोक में सभी बातें एक रूप से नहीं कही जाती, किंतु नाट्य में इनकी गोपनीयता केवल अभिनय करने वाले पात्रों की अपेक्षा से होती है। सामाजिकों को तो ये सब बातें सुनानी ही होती हैं। यदि सामाजिक इन बातों को नहीं सुन सकेगा तो कथा प्रवाह उसके समक्ष प्रकट नहीं हो सकेगा और कथा प्रवाह में बाधा पड़ेगी और उस बाधा से भली भांति रसास्वादन नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार लोक वृत्त का अनुकरण करने के लिए ही अभिनय में इन विविध उक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये नाट्य के धर्म स्वभाव हैं, इनके प्रयोग से नाट्य में स्वाभाविकता रहती है। तो आपने नाट्यशास्त्री पारिभाषिक शब्दों सूत्रधार, नेपथ्य, प्रस्तावना, कंचुकी, विदूषक, अंकास्य, स्वगत और प्रकाश के विषय में अभी चर्चा की हम लोगों ने। रंगमंच पर घटित होने वाली घटना को नियमित रूप से जो चलाता है, रंगमंच का अधिष्ठाता होता है, नाटकीय पात्रों को निर्देश देता है, वह सूत्रधार कहलाता है। नेपथ्य वह स्थान है जहां नट अपनी उपयुक्त वेशभूषा धारण करते हैं। नेपथ्य को चूलिका भी कहते हैं। नाटकीय कथानक के निर्देश को बताने के उद्देश्य से जो वार्तालाप किया जाता है वह आमुख या प्रस्तावना कहलाता है। अंतःपुर में विचरण करने वाला तथा समस्त गुण समूहों से युक्त वृद्ध ब्राह्मण कंचुकी कहलाता है। दूषण कला में दक्ष, कथानायक का सार्वकालिक मित्र, हास्य को उत्पन्न करने वाला विदूषक कहलाता है। अंक की समाप्ति के पश्चात उस अंक में प्रयुक्त पात्रों के द्वारा छूटे हुए कथानक की सूचना, आने वाले कथानक की सूचना अंकास्य या अंकमुख कहलाती है। जो कथांश आत्मेतर व्यक्ति को सुनाने योग्य न हो वह अश्राव्य कहा जाता है तथा मंच पर उपस्थित समस्त पात्रों को सुनाने योग्य संवाद सर्वश्राव्य कहलाता है। और इस प्रकार ये जो सर्वश्राव्य जो होता है वो प्रकाश के माध्यम से प्रकट किया जाता है और जो अश्राव्य होता है उसको स्वगत कह करके, आत्मगत कह करके भी प्रकट किया जाता है।
यहाँ पर नाट्य के प्रयोग की दृष्टि से इन पारिभाषिक शब्दों का अत्यंत महत्व है। इनको मन में रखकर, इनकी परिभाषाओं के स्वरूप को मन में रखकर आप किसी भी नाटक का अध्ययन करते हैं तो उस नाटक के स्वरूप के बारे में, उस नाटक के प्रयोग वैशिष्ट के बारे में और उसकी कथावस्तु के बारे में अत्यंत सुचारू रूप से, विशद रूप से आप समझ सकेंगे। धन्यवाद।